हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूनियन बजट 2025-26 का कंप्लीट डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो भी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में। इस वीडियो में हम लगभग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली आपको इस वीडियो से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ आपको क्रेजी जी का ट्रिक एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स ले रखा है, उस कोर्स के अंदर आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। हाल ही में फ्रेंड्स, केंद्रीय वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2025-26 प्रस्तुत किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट है। निर्मला सीतारमण का यह लगातार 8वां बजट है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देश सिर्फ भूमि नहीं है, बल्कि इसके लोग हैं। यही सोच इस साल के बजट में हमको देखने को मिलती है, जिसमें डेवलपमेंट को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस बजट के माध्यम से सरकार ने अपने कई लक्ष्य रखे हैं, जैसे कि गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी को सशक्त बनाना, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग मिडिल क्लास की स्पेंडिंग पावर को बढ़ाना, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, घरेलू बाजार में सुधार लाकर इकोनॉमी को मजबूत करना और विकसित भारत के सपने को साकार करना। तो इन्हीं सभी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने FY 26 के लिए आम बजट पेश किया है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही एक्सप्लेन करता चलूंगा हर एक छोटी छोटी डिटेल को। पहला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में सब्जी और फल, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए 100 कृषि जिलों, एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स में कौन सी योजना लागू की जाएगी? तो बजट 2025-26 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करने और फार्मर्स इनकम को बढ़ाने के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा करी है। किस योजना की? पीएम धन धान्य कृषि योजना की। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए, ये योजना 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स में लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। इस योजना के माध्यम से 1.7 करोड़ फार्मर्स को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे वे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवांस फार्मिंग टेक्निक का उपयोग कर सकेंगे। इस योजना का मुख्य फोकस सेल्फ सफिशिएंट इन एग्रीकल्चर और फार्म प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना है। तो कौन सी योजना लागू करने की घोषणा करी है? पीएम धन धान्य कृषि योजना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बजट 2025-26 के अनुसार डिफेंस क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, 2025-26 के बजट की बात करें तो सरकार ने लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें से अगर हम डिफेंस बजट की बात करें तो इस बार का डिफेंस बजट रखा गया है 6,81,000 करोड़ के आसपास का। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पिछली बार के रक्षा बजट की तुलना में बात करें तो 9.53% की वृद्धि देखने को मिली है। बजट 2024 में भारत के रक्षा मंत्रालय को 6.21 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। उसके कंपैरिजन में इस बार 6.81 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, रक्षा बजट की बात करें तो इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 4.88 लाख करोड़ रुपए रखा गया एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर 1.92 लाख करोड़ रुपए रखा गया। अब यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, राजस्व व्यय। इसका मतलब ऐसे खर्चों से होता है जो रोजमर्रा की रक्षा जरूरतों और ऑपरेशन में किए जाते हैं। इसे डे टू डे एक्सपेंस भी कह सकते हैं। सेना, नौसेना, वायुसेना के सैनिकों की सैलरी, पेंशन, उनके जो हथियार होते हैं उनका मेंटेनेंस, फौजियों की ट्रेनिंग, युद्ध अभ्यास, इन सभी पे पैसा खर्च किया जाता है। तो ये सभी आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, पूंजीगत व्यय की, तो इसके लिए इस बार 1.92 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया। पूंजीगत व्यय का मतलब क्या होता है? ऐसे खर्चों से होता है जो नए रक्षा उपकरण खरीदने और सेना को आधुनिक बनाने में किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी इसे हम कह सकते हैं। नए फाइटर जेट्स, टैंक, मिसाइल, हथियार खरीदना, नई सबमरीन खरीदना, वॉरशिप्स, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको बनाने में जो पैसा खर्च होता है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो समझ में आया आपको? तो इस तरीके से दो भागों में बांटा गया है। कुल 6.81 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? किस राज्य में स्थापना की जाएगी? बिहार में। देखिए, मखाना मतलब फॉक्स नट्स, इसे सुपर फूड भी कहते हैं। ये प्रोटीन रिच होता है, ग्लूटेन फ्री होता है और लो कैलोरी होती है इसमें।
ये आयुर्वेदिक मेडिसिन, स्नैक्स और स्वीट्स में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देखिए बिहार में ही क्यों ओपन हो रहा है, क्योंकि बिहार के साथ में इसका काफ़ी अच्छा कनेक्शन है। बिहार इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मखाना इन इंडिया। भारत में 90% से ज़्यादा मखाना बिहार में उत्पादित होता है। खास करके मिथिला क्षेत्र यानी दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, इन जिलों में मखाना उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ये एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऑर्गेनाइज रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी जिससे किसान और व्यापारी फेयर प्राइसिंग और मॉडर्न प्रोसेसिंग टेक्निक का लाभ नहीं ले पा रहे थे। मखाना बोर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी? किसानों को सही दाम, फेयर प्राइसिंग मिल सके। मखाना उत्पादकों को मिडिल मैन की वजह से जो नुकसान होता था, ये बोर्ड उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP तय करने में मदद करेगी। इसके अलावा भारत में अधिकतर मखाना रॉ फॉर्म में बेचा जाता है, जबकि चाइना जैसे देश जो होते हैं इसे प्रोसेस फूड में बदलकर महंगे दामों पर बेचते हैं। तो मखाना बोर्ड इससे निपटने के लिए भी मॉडर्न प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करेगा। भारत का जो मखाना है वो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड है, लेकिन ब्रांडिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन की कमी के कारण इसे प्रीमियम मार्केट एक्सेस नहीं मिल पाता है। ये बोर्ड जो होगा इसमें सुधार करने में इसे मदद करेगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी काफ़ी हेल्प होगी। इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही बिहार के अंदर मखाना बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। कहाँ पर? बिहार में। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बजट 2025-26 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलने वाले शॉर्ट टर्म लोन की अधिकतम सीमा कितनी कर दी है? तो यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है, तो पहले क्या होता है इसको समझ लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये एक सरकारी योजना है जो किसानों, फिशरमैन, मछुआरों और जो डेयरी फार्मर्स होते हैं उनको शॉर्ट टर्म लोन प्रदान करती है, जिससे वे अपनी खेती, पशुपालन और जो मत्स्य पालन होता है उसको बेहतर बना सके। पहले किसानों को 3 लाख तक का लोन लिमिट मिलता था, लेकिन बजट 2025-26 में इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। कितना कर दिया है? 5 लाख। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट GS पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर GS का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको GS को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए आप सभी को पता ही है कि GS एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर GS के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 आवर GS का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बजट 2025-26 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? NIFT बिहार में स्थापित किया जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। अब ये क्यों जरूरी होता है? देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में से एक है, लेकिन मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता है और कई बार अनाज या फिर फल सब्जियां खराब हो जाती हैं। जो NIFT होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, इस समस्या को हल करने के लिए फूड प्रोसेसिंग, स्टोरेज और पैकेजिंग के क्षेत्र में रिसर्च और ट्रेनिंग प्रदान करता है। अब बात करते हैं कि इसके लिए बिहार को क्यों चुना गया। बिहार भारत के टॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट में से एक है, खास करके मखाना, लीची, केला, इन सब के उत्पादन में। यहाँ पर स्मॉल स्केल फूड प्रोसेसिंग यूनिट पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन उन्हें मॉडर्नाइजेशन और टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है। बिहार में मखाना प्रोसेसिंग, लीची जूस प्रोडक्शन, इन सब के लिए बड़ी संभावनाएं, जिन्हें इस संस्था से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो सरकार ने बजट 2025-26 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी को बिहार में स्थापित करने की घोषणा करी है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने हेतु इनमें से कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो कौन सी योजना शुरू की जाएगी? भारतीय भाषा पुस्तक योजना। देखिए ये योजना क्यों शुरू की जा रही है? देखिए हम सभी को पता है कि भारत के अंदर कई भाषाएं जो है वो बोली जाती है, लेकिन हायर एजुकेशन में अधिकतर जो हमको स्टडी मटेरियल मिलता है वो इंग्लिश में उपलब्ध होता है। इससे नॉन इंग्लिश मीडियम छात्रों को काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है,
खास करके ग्रामीण और राज्य बोर्ड स्कूलों के छात्रों को। इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार ने बजट 2025-26 में भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की घोषणा करी है। इससे फायदा क्या होगा? स्कूल हायर एजुकेशन के लिए डिजिटल फॉर्मेट में भारतीय भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। मदर टंग में शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, जिससे वे विषयों को अच्छी तरीके से आसानी से समझ सके। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और टेक्निकल सब्जेक्ट्स को अपनी भाषा में पढ़ने में आसानी होगी। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बजट 2025-26 में अगले 5 वर्षों में 50,000 सरकारी स्कूलों में छात्रों में इनोवेशन एंड साइंटिफिक थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किस तरीके की लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है? अटल टिंकरिंग लैब को स्थापित करने की घोषणा की गई है। देखिए, अटल टिंकरिंग लैब की बात करें तो ये क्यों जरूरी है? नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है? छात्रों में प्रैक्टिकल लर्निंग, इनोवेशन और साइंटिफिक थिंकिंग को बढ़ावा देना। इस योजना से कई सारे देखिए फायदे देखने को मिलेंगे। छात्रों को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग्स, कोडिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का ज्ञान भी मिल पाएगा। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगी, जिससे छात्र अपने विचारों को फोटोटाइप और वर्किंग मॉडल में बदल सकेंगे। तो बजट 2025-26 में सरकार ने अगले 5 वर्षों में 50,000 सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स को स्थापित करने की घोषणा करी है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है, आम बजट 2025-26 में शिपिंग इंडस्ट्री, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कोस्टल डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए सरकार ने इनमें से किस फंड को स्थापित करने की घोषणा की है? किस फंड को स्थापित करने की घोषणा करी है? मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को स्थापित करने की घोषणा करी है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की बात करें फ्रेंड्स, तो ये क्या है और इसकी जरूरत क्यों है? तो भारत की शिपिंग इंडस्ट्री, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कोस्टल डेवलपमेंट देश के समुद्री व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम सभी को पता ही है कि भारत का लगभग 90% व्यापार जो होता है वो समुद्र के रास्ते से होता है, लेकिन देश में मॉडर्न पोर्ट फैसिलिटी और शिपिंग सेक्टर में निवेश की कमी देखी जा रही थी। इसी समस्या को हल करने के लिए बजट 2025-26 में सरकार ने 25,000 करोड़ के मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की घोषणा करी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, भारतीय शिपिंग कंपनियों को सस्ते और लॉन्ग टर्म लोन्स उपलब्ध कराना। ध्यान रखिएगा, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बजट 2025-26 में 15,000 करोड़ के स्वामी फंड 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकार ने अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ के स्वामी फंड 2 की घोषणा करी है। देखिए, यहाँ पर जो स्वामी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। ये सरकार की एक वित्तीय सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है? अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करना और लाखों होम बायर्स को राहत देना। पहला स्वामी फंड 6 नवंबर 2019 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर फंडिंग देना था। अब इस बजट में बात करें तो स्वामी फंड 2 के तहत 15,000 करोड़ की नई फंडिंग दी जा रही है, जिससे 1 लाख अधूरे मकानों को पूरा किया जाएगा। ये योजना ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल पर आधारित है, जिसमें सरकार और प्राइवेट इन्वेस्टर दोनों का योगदान होगा। स्वामी फंड 2 की जरूरत क्यों पड़ी? बिल्डर्स के पास में फंडिंग की कमी के कारण हजारों प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हुए हैं, जिससे लाखों होम बायर्स परेशान हो रहे हैं। यह योजना उन लोगों को घर दिलाने में मदद करेगी जिन्होंने फ्लैट बुक किया है लेकिन प्रोजेक्ट की देरी से परेशान है। कई डेवलपर्स को बैंक से लोन नहीं मिल पाता है, जिनसे उनके प्रोजेक्ट अटक जाते हैं। स्वामी फंड 2 इन प्रोजेक्ट्स को जरूरी फंडिंग देकर पूरा करने में उन काम को मदद करेगी। ये जो फंड है उन प्रोजेक्ट्स को मिलेगा जो 70 से 80% तक अभी तक पूरे हो चुके हैं, लेकिन फंडिंग की कमी के कारण अटके हुए हैं। तो इस फंड की हेल्प से रियल एस्टेट कंपनियों को जरूरी फंडिंग मिल पाएगी, जिससे वो प्रोजेक्ट जो होंगे वो पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। 15,000 करोड़ के स्वामी फंड 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, भारत में दूसरा जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्मप्लाज्म स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, बजट 2025-26 में देश का दूसरा जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्मप्लाज्म बनाने की घोषणा की गई है, जहां पर 10 लाख से अधिक फसलों के बीजों को संरक्षित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? फसलों की जो आनुवंशिक विविधता है उसको बचाना और भविष्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्मप्लाज्म क्या होता है? जीन बैंक एक ऐसी जगह होती है जहां पर सीड्स, प्लांट्स और फसलों के जेनेटिक सैंपल को भविष्य के लिए संरक्षित किया जाता है।
इसका उद्देश्य क्या होता है? क्रॉप डाइवर्सिटी को बचाना, ताकि आने वाले समय में नई और मजबूत फसलें विकसित की जा सके। बात करते हैं कि दूसरे जीन बैंक की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि देखिए, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और नई बीमारियों से फसलों पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए ज़्यादा फसलों की जैव विविधता मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी बचाना जरूरी है। अगर कभी किसी कारण से कोई फसल विलुप्त हो जाती है तो जीन बैंक से उनके बीज निकालकर उसे फिर से उगाया जा सकेगा। 10 लाख नए जर्म प्लाज्म सुरक्षित होंगे, जिनसे आने वाले वर्षों में नई और ज़्यादा उपज देने वाली फसलें विकसित की जा सकेगी। तो भारत के दूसरे जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्म प्लाज्म स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? फसलों की आनुवांशिक विविधता को संरक्षित करना। प्रिजर्विंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है, बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की प्राचीन पांडुलिपियों मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट्स का डिजिटलीकरण और संरक्षण करना। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिजिटली संरक्षित किया जाएगा इस मिशन के द्वारा। ज्ञान भारतम मिशन की बात करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारत की सभ्यता और संस्कृति हजारों साल पुरानी है, जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण और जो ग्रंथ हमको देखने को मिलते हैं उनका विशाल भंडार है। इनमें से कई महत्वपूर्ण पांडुलिपियां अब नष्ट होने की कगार पर आ गई हैं, क्योंकि वे ताड़पत्र, भोजपत्र इस तरीके की नाजुक सामग्रियों पर लिखी गई थी। ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? इन प्राचीन ग्रंथों का डिजिटलीकरण और संरक्षण करना, ताकि यह ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे। इस मिशन का मुख्य कार्य क्या होगा? 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिजिटली संरक्षित किया जाना और इन दस्तावेजों को एक नेशनल डिजिटल रेपोजिटरी में संरक्षित करना, जिससे शोधकर्ता और छात्र इन्हें आसानी से एक्सेस कर सकें। आधुनिक तकनीकों, AI और मशीन लर्निंग की मदद से इन प्राचीन ग्रंथों को ट्रांसलेट और एनालाइज किया जाएगा। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण इस मिशन का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बजट 2025-26 में इंश्योरेंस बीमा सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इस बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया है। पहले बीमा सेक्टर में जो FDI की जो लिमिट थी वो 74% थी, जिससे कई विदेशी कंपनियां भारतीय बीमा बाजार में पूरी तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी। बजट 2025-26 में इसे 100% कर दिया गया है। इससे अब इंटरनेशनल बीमा कंपनियां भारत में फुल ओनरशिप के साथ में इन्वेस्ट कर सकती हैं। FDI की सीमा बढ़ाने से क्या क्या फ़ायदे होंगे? तो बीमा कंपनियों को और ज़्यादा कैपिटल मिलेगी, जिससे वे अपनी सेवाओं का विस्तार कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को एक्सटेंड कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर सकेगी, जिससे नई बीमा उत्पाद और योजनाएं आएगी। बीमा क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे ग्राहकों को सस्ती और बेहतर बीमा सेवाएं मिल पाएगी। क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस भी तेज होगा और ट्रांसपेरेंट बनेगा। तो इंश्योरेंस बीमा सेक्टर में FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है इस बजट में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर पर्सनल इनकम टैक्स व्यवस्था में 12 लाख तक की इनकम पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा? तो फ्रेंड्स, बजट 2025-26 में सबसे बड़ा रिलीफ मिला है मिडिल क्लास वर्ग को, जहां पर हमको नई इनकम टैक्स स्लैब देखने को मिली है। इस बजट में 12 लाख तक की इनकम जो है वो भारत सरकार के द्वारा टैक्स फ्री कर दी गई है। फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत सरकार ने 12 लाख तक की इनकम को पूरी तरीके से टैक्स फ्री रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति की कुल इनकम 12 लाख या फिर उससे कम है तो उसे कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। मिडिल क्लास को राहत देने के लिए यह निर्णय किया गया। तो यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल सही होगा, कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। चलिए थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। यहाँ पर एक टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है? देखिए, ये एक तरीके की इनकम टैक्स में छूट होती है जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर पेंशनर्स होते हैं, उनको ये मिलती हैं। इसकी जो पहले लिमिट थी वो 50,000 थी स्टैंडर्ड डिडक्शन की, जिसे बढ़ाकर अब 75,000 कर दिया गया है, 75,000। इसमें ध्यान रखिएगा, टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन की बात करते हैं तो उसे डबल कर दिया गया है, 50,000 से अब 1 लाख कर दिया गया है। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर रखिएगा। अब इसका देखिए यूज़ क्या होता है। जैसे मान लो कि कोई सैलरीड पर्सन है, अब उसकी सैलरी 12,75,000 है। ओके, तो गवर्नमेंट ने तो बोल रखा है कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा आपको। अगर उसकी 12 लाख से ऊपर अगर इनकम हो गई तो उसे टैक्स लगेगा। जो न्यू स्लैब आई है, अभी हम डिस्कस भी करेंगे, उस हिसाब से उसको टैक्स देना होगा।
पर मान लेते हैं कि उसकी इनकम 12,50,000 है, तो जो 75,000 रुपये का उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला हुआ है इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 16 के तहत, उसकी वजह से उसको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक बफर लिमिट दे दी है कि 12 लाख के ऊपर 75,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट कितनी कर दी गई है, 50,000 से 1 लाख कर दी गई है। पर अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति की इनकम 12,75,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा होगी तो उसे अपनी पूरी इनकम पर टैक्स देना होगा उसके बाद में, जो कि अभी हम डिस्कस करते हैं। आम बजट 2025-26 में गवर्नमेंट ने नई टैक्स स्लैब यहाँ पर देखिए प्रस्तुत करी है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। 0 से लेकर 4 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर 5% टैक्स, 8 लाख से 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर 10% टैक्स, 12 लाख से 16 लाख तक की सालाना इनकम पर 15% टैक्स, 16 लाख से 20 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर 20% टैक्स, 20 लाख से 24 लाख तक की सालाना इनकम पर 25% टैक्स और 24 लाख से अधिक पर 30% टैक्स। तो आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर 12 लाख रुपए तक तो कोई भी टैक्स नहीं है, तो फिर ये 4-8 क्यों लिखा हुआ है? तो जिसकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है उसके लिए तो ये टैक्स स्लैब काउंट होगी पूरी, तो उसको उस हिसाब से यहाँ पर टैक्स देना होगा। जो उसके 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक की इनकम होगी उस पर 5% टैक्स लगेगा, 8 से 12 लाख के ऊपर 10% टैक्स, 12 से 16 लाख के ऊपर 15%, 16 से 20 लाख के ऊपर 20% टैक्स। समझ आया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में एग्जाम में इस स्लैब से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बजट 2025-26 में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अब देखिए यहाँ पर सीनियर सिटीजन मेंशन नहीं है तो हम उसको लेकर नहीं चलेंगे। 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 75,000 कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में नई व्यक्तिगत आयकर इनकम टैक्स व्यवस्था के अनुसार 12 लाख से 16 लाख तक की आय पर कितना प्रतिशत टैक्स लागू होगा? तो 12 लाख से लेकर 16 लाख तक की आय पर अभी हमने डिस्कस किया 15% टैक्स, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में रेंट पर कटने वाले टीडीएस ऑन रेंट की सीमा को 2,40,000 से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2,40,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6 लाख कर दिया है। किराए पर टीडीएस की सीमा क्यों बढ़ाई गई? पहले टीडीएस ऑन रेंट की सीमा 2,40,000 थी, जिसका मतलब था कि अगर किसी किराएदार का सालाना किराया 2,40,000 से ज़्यादा होता है तो उसे टीडीएस कटाना पड़ता था। बजट 2025-26 में इसे बढ़ाकर 6 लाख कर दिया है, जिससे छोटे किराएदारों को टीडीएस में राहत मिलेगी। तो कितना कर दिया है? 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया है। बजट 2025-26 में आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दिया है? तो 2 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दिया है? 4 साल कर दिया है। क्यों किया गया? इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा अब 4 साल कर दी गई है ताकि टैक्स पेयर को रिवाइज रिटर्न भरने का अधिक समय मिल सके। इससे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और टैक्स कंप्लायंस में सुधार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बजट 2025-26 के अनुसार सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? 21,960 करोड़ रुपए का। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना की बात करें तो भारत सरकार की महत्वपूर्ण पोषण योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधारना। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को डिजिटल टूल्स और मॉडर्न सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि वे पोषण सेवाएं अधिक प्रभावी ढंग से प्रदान कर सकें। इसके लिए बजट में इस योजना को 21,960 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ का आवंटन किया गया है? 67,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, 67,000 करोड़ रुपीज, सी आंसर। जल जीवन मिशन का तो हम सभी को पता ही है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इसका उद्देश्य क्या है? हर घर तक स्वच्छ पेयजल टैप वाटर पहुंचाना, खास करके ग्रामीण रूरल इंडिया में। इस योजना के तहत हर घर को पाइप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य लिया गया है। 2025-26 में इस मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और इस योजना की जो लिमिट है उसे बढ़ाकर 2028 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बजट में शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो कितना आवंटन किया गया है? 1,28,000 करोड़ रुपए का। ये जो हमको ग्रोथ देखने को मिली है, नई शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू करने, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और सरकारी स्कूलों कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए की गई है। 1,28,650 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, बजट 2025-26 में वित्तीय घाटा
फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य कितना रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट क्या होता है 2 मिनट में जल्दी से हम समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। फिजिकल डेफिसिट निकालना है तो हमको रिसीट्स और एक्सपेंडिचर को समझना होगा। तो सरकार की आय की बात करते हैं तो सरकार को 2 तरीके की आय होती है, रिसीट्स होती हैं। पहला है रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा है कैपिटल रिसीट्स, राजस्व प्राप्तियां, और दूसरा है पूंजी प्राप्तियां। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? ऐसी आय सरकार की जिसमें सरकार को भविष्य में कोई पैसा वापस नहीं करना होता है, जैसे कि टैक्स से मिलने वाला पैसा, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, तो ये हो गया रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स की बात करते हैं तो ऐसी आय जिसमें सरकार को भविष्य में पैसा वापस करना होता है, जैसे कि सरकारी कर्ज, विदेशी कर्ज, ये सभी हो गया कैपिटल रिसीट्स। तो जब भी रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स करेंगे तो क्या बन जाता है? टोटल रिसीट्स बन जाता है, कुल प्राप्तियां। क्लियर? अब हम सरकार के खर्च की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो सरकार 2 तरीके के खर्च करती है, एक्सपेंडिचर करती है। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय, और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा खर्च जिससे सरकार की उत्पादन क्षमता, प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ती है, ना ही भविष्य में कोई भी इनकम होती है, जैसे कि सरकारी विभागों की सैलरी, सब्सिडी, पेंशन, ये सभी हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ऐसा खर्च जिससे सरकार की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और भविष्य में इनकम भी होती है उसको, अस्पताल बनाना, उद्योग स्थापित करना, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना, ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को जोड़ दिया जाए तो आ जाता है टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे देखिए, जब टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देते हैं टोटल रिसीट्स को, जो भी हमने खर्च किया और जो भी आया उसका हमने देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करा तो निकल कर आ गया बजट डेफिसिट। क्या आ गया? बजट डेफिसिट, बजट घाटा। लेकिन अगर हम सरकार के कर्ज, बोरोइंग्स को छोड़ दें तो इसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। फिजिकल डेफिसिट कैसे निकलेगा? टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दो टोटल रिसीट्स। अब इस रिसीट्स में से पैसा आया है तो उधार भी लिया होगा, वो हटा दो, तो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग लेंगे हम, है ना, जो लोन है उसको हटा देंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा? फिजिकल डेफिसिट निकल कर आ जाएगा। बस इतना सा होता है। अब ये टर्म आपको समझ में आ गई? चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। वर्ष 2025-26 की बात करें तो बजट में सरकार ने फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य कितना लिया है? 4.4% का लिया है। 2024-25 मतलब पिछली बार की बात करें तो फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य लिया था 4.8%। 2025-26 में इसे घटाकर 4.4% कर दिया है। ये कमी दर्शाती है कि सरकार अपने खर्चों को नियंत्रित कर रही है और राजकोषीय संतुलन, फिस्कल डिसिप्लिन को बनाए रखने की कोशिश भी कर रही है। वित्तीय घाटा कम करने से विदेशी निवेश FDI में वृद्धि होगी और भारत की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मजबूत होगी। तो यहाँ पर 4.4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बजट 2025-26 के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सरकार की आय मतलब रेवेन्यू के संबंध में गलत है? तो चलिए एक बार गवर्नमेंट को जो भी आय प्राप्त होती है उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो भी मेजर पोर्शन है वहाँ से हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को आय आ रही है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज से देखिए पैसा आता है 24%, फिर इनकम टैक्स से आता है 22%, GST से 18%, ये सब गवर्नमेंट की इनकम है। एक्साइज ड्यूटी से 5%, कॉर्पोरेट टैक्स से 17% इनकम होती है गवर्नमेंट को, कस्टम ड्यूटी से 4%, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 9%, कैपिटल रिसीट से 1%। तो ये मेजर गवर्नमेंट की इनकम है। यहाँ पर अब देखिए ऑप्शन देखते हैं हम। सरकार को इनकम टैक्स से 22% का रेवेन्यू प्राप्त होता है, बिल्कुल सही। GST से 18% का रेवेन्यू प्राप्त होता है, ये भी सही है। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से गवर्नमेंट को 24% पैसा प्राप्त होता है, बिल्कुल सही। कॉर्पोरेट टैक्स से गवर्नमेंट को 7% टैक्स प्राप्त होता है, ये पॉइंट गलत है। कॉर्पोरेट टैक्स से गवर्नमेंट को 17% इनकम होती है। कितनी? 17%। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन आता है, बजट 2025-26 के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सरकार के व्यय मतलब एक्सपेंडिचर के संबंध में गलत है? तो चलिए सरकार के एक्सपेंडिचर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सरकार के देखिए व्यय की बात करते हैं तो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, 22% पैसा। इंटरेस्ट पेमेंट में गवर्नमेंट का 20% पैसा चला जाता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 16%, डिफेंस में 8%, मेजर सब्सिडीज़ में 6%, पेंशन में 4%, फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर में 8% पैसा चला जाता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के ये मेजर एक्सपेंडिचर हमको देखने को मिलते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। तो सरकार का डिफेंस के क्षेत्र में 3% पैसा खर्च होता है, तो यहाँ पर ये गलत है। डिफेंस में 8% पैसा खर्च होता है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। बाकी ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल सही होंगे। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में सरकार का 22% पैसा जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट में गवर्नमेंट का 20%, पेंशन पर गवर्नमेंट का 4% पैसा खर्च होता है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल गलत होगा।
डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट का 8% पैसा खर्च होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बजट इज अ लेटर, बजट एक लेख पत्र है। तो बजट जो है सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र है, फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सी आंसर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अनुसार एक वर्ष के यूनियन बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है? तो आर्टिकल 112 के तहत। डी आंसर, इनमें से किसके नाम सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है? तो मोरारजी देसाई के नाम पर सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वर्ष प्रेजेंट किया गया था? तो पेपरलेस बजट पेश किया गया था 2021 में। डी आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अच्छे से डिटेल में हमने पूरे बजट को डिस्कस किया है। एमसीक्यू के साथ में हमने देखिए साथ में डिटेलिंग भी कवर करी है। आपके लिए अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है कि निर्मला सीतारमण ने पहली बार बजट किस वर्ष पेश किया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अगर आप इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट्स ने 100 आवर मेरा जीएस का कोर्स ले रखा है उनको कोर्स के अंदर ही इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा एंड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो इकोनॉमिक्स का कोर्स आप ले सकते हैं। सिर्फ 99 रुपीज़ में इकोनॉमिक्स का कोर्स आप एनरोल कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फ्रेंड्स फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं वीडियो को। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।